Hello बच्चों, welcome to this amazing platform of Physics Wala and this is Nancy Della. Today we will discuss the next lecture of बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले एक बार हम ये देखते हैं कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था लाइगेज और एल्केलाइन फॉस्फेटेज के बारे में, और हमने देखा था कि एक वेक्टर की क्या क्या खास बात होनी चाहिए जो हम रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखा था कि एक ओराई साइट होनी चाहिए जहां से रेप्लिकेशन शुरू होता है। आरओपी के बारे में आपने पढ़ा था कि आरओपी का मतलब क्या है। आरओपी का मतलब होता है रिप्रेशर ऑफ प्राइमर। ठीक है, ये ऐसा जीन होता है जो कि कोड करता है प्रोटीन्स को जो कि रेप्लिकेशन के अंदर यूज होती हैं। उसके बाद आपने पढ़ा था कि सिलेक्टेबल मार्कर्स के बारे में। सिलेक्टेबल मार्कर्स का मतलब है, ठीक है, मतलब एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन जो बेसिकली हम इकोलाई के अंदर यूज करते हैं, जो कि रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती, ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती हैं। और हमने देखा था कि क्लोनिंग साइट के बारे में, मतलब कि बहुत अच्छी बात होगी कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की एक क्लोनिंग साइट होगी। ठीक है, और हमने देखा था कि एक आर्टिफिशियल वेक्टर के बारे में पढ़ा था और उसकी स्ट्रक्चर भी हमने देखी थी। उसका नाम था PBr322। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ऑलराइट, इसके अंदर हमने देखा था कि PBr322 मतलब P स्टैंड्स फॉर प्लाज्मिड, B और R यानी कि बॉलिवर एंड रॉड्रिग्यूज साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, और 322 का मतलब है वो एक्सपेरिमेंट नंबर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमने देखा था कि मतलब एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन है, दो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन के बारे में आपने पढ़ा था जो कि सिलेक्टेबल मार्कर्स की तरह यूज होते हैं, एम्पिसिलिन और दूसरा था टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, और इसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट थी वो हमने देख ली थी। और आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, आज हम क्या करेंगे, आज हम बनाएंगे अपने होस्ट सेल को, ठीक है, ताकि इसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए जा सके। एक बात मुझे बताओ कि रिकम्बिनेंट डीएनए जब होस्ट सेल के अंदर जाएगा तभी तो वो मल्टीप्लाई करेगा ना। ठीक है, तो चाहे आप उसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कर लो, ठीक है, या फिर आपने फिर जो भी आपने जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है आपने निकाला, ठीक है, डीएनए से रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को आपने डाइजेस्ट कराया, ऐसे ही प्लाज्मिड को आपने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से डाइजेस्ट कराया, फिर लाइगेज से जोड़ दिया। ठीक है, लेकिन मल्टीप्लीकेशन कब होगा, आपको डिजायर्ड प्रोडक्ट लार्ज अमाउंट के अंदर कब मिलेगा, तब वो मल्टीप्लाई करेगा। और मल्टीप्लाई कहां पर करेगा, होस्ट सेल के अंदर मल्टीप्लाई करेगा। तो होस्ट सेल को हमें बनाना है, ठीक है, यानी कि होस्ट सेल को हमें कॉम्पिटेंट बनाना है ताकि वो रिकम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट कर ले। उससे कॉम्पिटेंट होस्ट को पढ़ने से पहले एक बार हम क्या पढ़ेंगे कि कौन कौन से और वेक्टर्स हैं जो कि आप रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंदर यूज कर सकते हैं। तो आज का जो लेक्चर होने वाला है उसके अंदर हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, प्लांट सेल के अंदर कौन से वेक्टर हम यूज करते हैं, बेसिकली एनिमल सेल के अंदर हम कौन से वेक्टर हम यूज करते हैं। ठीक है, और हम देखेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं। और आई होप आपको बायोटेक्नोलॉजी समझ में आ रही होगी, ज्यादा आपको डिफिकल्ट नहीं लग रही होगी। एनसीईआरटी में आगे पीछे जरूर से दिया हुआ है, लेकिन हम एक सीरीज से चल रहे हैं। ठीक है, तो आपको घबराने वाली बिल्कुल बात नहीं है। हाँ, एक बार हम इसका एनसीईआरटी डिस्कशन अलग से कर लेंगे क्योंकि मैंने अलग अलग पोर्शन से एनसीईआरटी डिस्कस किया है। ठीक है, तो आज हम बहुत अच्छे से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे, लास्ट लेक्चर के भी और आज लेक्चर के भी ढेर सारे मिला के हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं और आप आ जाइए टाइप्स ऑफ वेक्टर पर। ठीक है, कौन कौन से वेक्टर होते हैं, ऑलराइट, कौन कौन से वेक्टर होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं वेक्टर की बात करूं, ठीक है, सबसे पहले जो वेक्टर की बात करूं, ठीक है, जो कि प्लाज्मिड, ये आपने सुना ही होगा। ठीक है, PBr322 तो आर्टिफिशियल था, ये कौन सा है, नेचुरल, जो कि नेचुरली बैक्टीरिया के अंदर मिलता है। ठीक है, ये नेचुरली आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया, नेचुरली आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया। अब हम बाकी बात नहीं कर रहे, कौन सी बात नहीं कर रहे हैं, जैसे कि ये वो डबल स्टैंडर्ड होता है, सर्कुलर होता है, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल होता है, ठीक है, ऑटोनोमस सेल्फ रेप्लिकेटिंग होता है, वो हम कर चुके हैं। अब देखो प्लाज्मिड के अंदर क्या होता है कि देखो प्लाज्मिड है, यानी कि ये प्लाज्मिड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को कैरी करेगा, यानी कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को कैरी करेगा। ठीक है, तो ये जो प्लाज्मिड है इसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड आ सकती हैं, तो इसका मतलब है कितने न्यूक्लियोटाइड आ सकती हैं वो हम देखेंगे। इसके अंदर न्यूक्लियोटाइड आ सकती है अराउंड 15 kb।
अब आप ये सोचोगे मैम केबी क्या होता है, ठीक है। देखो केबी का मतलब होता है बच्चे किलो बेस, और 1 किलो बेस होता है इक्वल टू 1000 न्यूक्लियोटाइड्स। किसके बराबर होता है? 1 kb इज इक्वल टू 1000 न्यूक्लियोटाइड्स, ठीक है। अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर यानी कि 15 kb है, मतलब 15 kb का लंबा हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसके लिए हम प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 kb किसके बराबर होगा? 1000 न्यूक्लियोटाइड्स। तो यहां से अगर मैं बात करूं 15 kb की, अगर मैं बात करूं तो ये कितना होगा बच्चे? 15,000 न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। यानी कि अगर हमारा 15,000 न्यूक्लियोटाइड जितना लंबा अगर जीन ऑफ इंटरेस्ट है, तो उसके लिए हम प्लाज्मिड यूज कर सकते हैं, और मैक्सिममली हम प्लाज्मिड ही यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि मतलब ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ऑलराइट, जिसके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस की रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां पर हम दूसरा वेक्टर यूज करते हैं, लेकिन बेसिकली हमारे लिए सफिशियंट होता है और मोस्टली हम प्लाज्मिड ही यूज करते हैं, ठीक है। तो यानी कि एक नेचुरली आइसोलेटेड फ्रॉम बैक्टीरिया है, ठीक है, और ये कितने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस तक को अकोमोडेट कर सकता है? दैट इज 15,000, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सेकंड वेक्टर की, अब आपने ये सुना होगा, ठीक है, दैट इज बैक्टीरियोफेज। क्या है? बैक्टीरियोफेज, ठीक है। अब देखो जो बैक्टीरियोफेज है, बैक्टीरियोफेज क्या होता है बच्चे? मतलब बैक्टीरियोफेज है, ये जो वायरस है ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा, ठीक है, जब ये अपना जेनेटिक मटेरियल, अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए भी हो सकता है बैक्टीरियोफेज का, वो डीएनए भी हो सकता है, ठीक है। जब ये अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के अंदर रिलीज करेगा, तब वो बैक्टीरिया ये इन्फेक्ट करेगा बैक्टीरिया को, ऑलराइट, क्योंकि बैक्टीरिया को ही ये इन्फेक्ट करता है। तो बैक्टीरियोफेज का मतलब क्या है? ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा। कैसे करेगा? अपना जेनेटिक मटेरियल होस्ट सेल के अंदर रिलीज करेगा, वहां पे मल्टीप्लाई करेगा और ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। अब हम इसको वेक्टर की तरह कैसे यूज कर सकते हैं? अगर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इसके जेनेटिक मटेरियल, चाहे वो डीएनए हो या फिर आरएनए के साथ अटैच्ड करा दे, तो इसका मतलब है जब ये अपना जेनेटिक मटेरियल को मल्टीप्लाई करेगा तो हमें अपना भी जीन ऑफ इंटरेस्ट का क्या मिलेगा? मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, मल्टीपल कॉपीज हमें मिलेंगी, ठीक है। तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज के अंदर बच्चे 2 बैक्टीरियोफेज होते हैं जो मोस्टली कॉमन होते हैं। एक तो लैम्डा फेज होता है और दूसरा होता है M13 फेज। एक तो लैम्डा फेज होता है, दूसरा होता है M13 फेज। जो लैम्डा फेज है वो कितने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को अकोमोडेट कर सकता है? ये कर सकता है 23 kb को अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। अब मुझे kb ना समझाना पड़े, यानी कि 1 kb के अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स? 1000 न्यूक्लियोटाइड्स। तो 23 kb के अंदर कितना होगा? 23,000 न्यूक्लियोटाइड्स तक ये अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। और M13 फेज है, ये वेरी स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स को अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। वेरी स्मॉल न्यूक्लियोटाइड्स को ही ये अकोमोडेट कर सकता है, न्यूक्लियोटाइड्स अकोमोडेट ये कर सकता है, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? अभी मैंने कुछ और बता रही हूँ जो कि आपको मिलेंगे आपके मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी का ही पार्ट है। चलो इसके बाद हम देख लेते हैं एक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, BAC। BAC को भी हम एक वेक्टर की तरह यूज करते हैं, बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है। और ये कितने न्यूक्लियोटाइड को सीक्वेंस तक को अकोमोडेट कर सकता है? ये कर सकता है 200 से लेके अराउंड 300 kb तक ये अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ठीक है, ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, ये ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम है, ये कितने न्यूक्लियोटाइड्स को अकोमोडेट कर सकता है? मोर देन 1000 न्यूक्लियोटाइड्स। कितने को? मोर देन 1000 kb को, ठीक है, मोर देन 1000 kb को ये अकोमोडेट कर सकता है, ठीक है। और इसलिए ये यूज होता है, यूज्ड इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ये आपने अपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में पढ़ा होगा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि आपका हो चुका है, ठीक है। अब ये मत कहना मैम ये क्या है, क्योंकि आप ऑलरेडी ये पढ़ चुके हो, ऑलराइट।
तो देखो कि कुछ वेक्टर्स हैं, इसके अलावा हम ये यूज करते हैं। अब देखो बैक्टीरिया के अंदर और एनिमल सेल के अंदर और प्लांट सेल के अंदर कुछ स्पेशल टाइप के वेक्टर्स होते हैं जो कि हम यूज करते हैं। अब चलिए, अब हम बात करते हैं एनिमल सेल के अंदर, ठीक है। तो ध्यान से सुनना मेरी बात। अभी तक आपने देख लिया कि कुछ कुछ वेक्टर्स के बारे में आपने पढ़ा कि जो जनरली हम कॉमनली यूज करते हैं वो है प्लाज्मिड, ठीक है। अगर प्लाज्मिड के अंदर हमारे जीन ऑफ इंटरेस्ट के अंदर हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है अगर वो 15,000 न्यूक्लियोटाइड जितना लंबा होगा तो प्लाज्मिड आराम से अकोमोडेट कर सकता है और जनरली इतना ही होता है, ठीक है। इसके अलावा बैक्टीरियोफेज है, ऑल राइट। और इसके अलावा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम भी है। अब हम बात करते हैं कि एनिमल सेल के अंदर हम कौन सा वेक्टर हम यूज कर सकते हैं। तो मेरी बात ध्यान से सुनना। एनिमल सेल एंड कुछ ऐसे वायरसेस हैं जो एनिमल सेल को इन्फेक्ट करते हैं, जैसे कि मैं बात करूं रेट्रोवायरस की, ठीक है, या फिर एडिनो वायरस, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। जब ये इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो आरएनए होता है, तो जब ये एनिमल सेल के अंदर जाएंगे, ठीक है, जब ये जेनेटिक मटेरियल एनिमल सेल के अंदर एंटर करेगा तो रिवर्स सेंट्रल डोग्मा शो करेगा। क्या शो करेगा? रिवर्स सेंट्रल डोग्मा शो करेगा और मल्टीप्लाई करेगा, मल्टीपल कॉपीज बनाएगा, ठीक है। इसी तरीके से एनिमल सेल को ये इन्फेक्ट करेगा, ठीक है। अब हम इसको अपना जो वेक्टर है वो अपने लिए किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इस जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच कर दे तो इसका मतलब जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो इसका मतलब क्या है, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी मल्टीप्लाई करेगा। बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप ये सोच रहे होगे कि मैम जो ये एडिनो वायरस है, रेट्रो वायरस है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, ये तो डिजीज कोज करता है, तो फिर हम इसको किस तरीके से वेक्टर के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो इनका जीन जो कि डिजीज कोज करता था, ठीक है, जो भी वायरुलेंस था, जो भी जीन था जो कि डिजीज कोज करता था, उसको वीक कर दिया, उसको एटेन्यूएटेड कर दिया, उसको डिसआर्म्ड कर दिया। और इस तरीके से फिर हम अपना जेनेटिक मटेरियल तो अटैच कर देते हैं और हमें क्या मिलेंगी? मल्टीपल कॉपीज, ठीक है। तो एनिमल सेल के अंदर हम क्या यूज करते हैं बच्चे? एनिमल सेल के अंदर हम यूज करते हैं एडिनो वायरस, ठीक है, एडिनो वायरस बोल सकते हो, ठीक है, या फिर आप रेट्रो वायरस बोल सकते हो। ये बेसिकली किसके लिए यूज होते हैं वेक्टर? एनिमल सेल के लिए। मैंने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझाया है, ठीक है। और ये क्या होते हैं? मॉडिफाइड होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं बच्चे? मॉडिफाइड होते हैं। मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है कि जो वायरुलेंस है, ठीक है, वायरुलेंस का मतलब वो जीन जो कि डिजीज कोज करता है उसको क्या कर दिया है? डिसआर्म्ड कर दिया है, ठीक है, या फिर उसको वीक कर दिया है, या फिर उसको एटीन्यूएटेड कर दिया है, आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। मेरी बात समझ में आई? यानी कि वो वायरस, यानी कि एडिनो वायरस है, रेट्रो वायरस है, ये वायरस है, इनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा? मतलब आरएनए है इनका जेनेटिक मटेरियल। अब ये एनिमल सेल को इन्फेक्ट करेंगे, ठीक है, तो रिवर्स सेंट्रल डोग्मा शो करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे। लेकिन हम क्या करते हैं? अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट तो अटैच कर दिया, लेकिन साइंटिस्ट ने जो वायरुलेंस था, जो कि जीन जो कि डिजीज कोज करता था, उसको डिसआर्म्ड कर दिया। अभी डिजीज तो कोज नहीं कर सकते, लेकिन हमारा फायदा हो जाएगा, हमें मल्टीपल कॉपीज मिलेंगी। ये मेरी बात समझ में आई? हमें क्या मिलेंगे? मल्टीपल कॉपीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी, ठीक है। और अगर मैं बात करूं प्लांट सेल की, तो प्लांट सेल के अंदर बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये आप आगे वाले बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर के अंदर भी पढ़ोगे, तो ध्यान से समझना यहाँ पर। टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम, टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशन, ठीक है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशन। अब देखो यहां पर क्या देखने को मिलता है आपको, ठीक है, यहां पर क्या देखने को मिलता है? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जो एग्रोबैक्टीरियम जो ट्यूमीफेशन है बच्चे, ये क्या है? एक सॉइल बैक्टीरिया है। ये क्या है? एक सॉइल बैक्टीरिया है, ठीक है, यानी कि ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया है। अब देखो हम प्लांट सेल के अंदर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशन का टीआई प्लाज्मिड किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब देखो ये पूरा का पूरा एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, हम नेक्स्ट पेज पे इसको समझाते हैं, ठीक है। अब चलिए आप नेक्स्ट पेज पे चलिए, ठीक है। अब देखो ये जो सोइल का जो बैक्टीरिया है, ठीक है, जो सोइल का बैक्टीरिया है, यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशन, ठीक है, इसका जो प्लाज्मिड है ना, इसका जो प्लाज्मिड है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशन का जो प्लाज्मिड है उसका एक पार्ट है, ठीक है, उसका एक पार्ट है प्लाज्मिड ऑफ
प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि जो प्लाज्मिड है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, इसका एक पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, टी डीएनए। क्या बोलते हैं, टी डीएनए। ठीक है, अब ये जो टी डीएनए का मतलब क्या है, ट्रांसफर्ड डीएनए। ठीक है, क्या है ये, ट्रांसफर्ड डीएनए। जब ये जो टी डीएनए है ये प्लांट सेल के अंदर जाएगा, ठीक है, जब ये प्लांट सेल की क्रोमोसोम का पार्ट बनेगा तो प्लांट सेल प्रोड्यूस केमिकल, प्लांट सेल प्रोड्यूस केमिकल that is required for पैथोजन। ठीक है, और इन केमिकल्स का यूज करके एग्रोबैक्टीरियम क्या करेगा, एग्रोबैक्टीरियम कॉज ट्यूमर। ठीक है, और इस ट्यूमर कॉज करेगा और इस डिजीज को हम क्या बोलते हैं, क्राउन गॉल डिजीज। मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं इसको फिर से समझाऊंगी, टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अब देखो, जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन है ये एक ग्राम नेगेटिव सॉइल बैक्टीरिया है। ठीक है, अब जो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन है इसका प्लाज्मिड है, प्लाज्मिड के पास एक पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं, टी डीएनए। ठीक है, क्या बोलते हैं हम, टी डीएनए। जब ये टी डीएनए प्लांट क्रोमोसोम के डीएनए का पार्ट बनता है तो जो प्लांट सेल है ऐसे केमिकल प्रोड्यूस करती है जो कि पैथोजन के लिए रिक्वायर्ड है, दैट इज रिक्वायर्ड फॉर पैथोजन। ठीक है, अब ये जो एग्रोबैक्टीरियम है उन केमिकल्स का यूज करके ट्यूमर कॉज करता है और जो डिजीज होती है ये होती है क्राउन गॉल डिजीज। ठीक है, और ये बेसिकली किसके अंदर होती है, डाइकोट्स के अंदर। किसके अंदर होती है बच्चे, डाइकोट्स के अंदर। अब देखो किस तरीके से मैं बात करूं, जैसे कि ये प्लांट है कोई, ठीक है, ये प्लांट है और ये इसकी क्या है बच्चे, रूट्स है। ठीक है, ये क्या है, रूट्स है। ठीक है, तो जो रूट्स और शूट के जंक्शन के ऊपर, रूट्स एंड शूट के जो जंक्शन के ऊपर ये एक ट्यूमर कॉज करता है और उस ट्यूमर का नाम क्या है, क्राउन गॉल ट्यूमर। ठीक है, क्राउन गॉल ट्यूमर ये कॉज करता है। ऑल राइट, तो इस तरीके से हम, अब आप बोलोगे कि मैम हम इस पूरी की पूरी प्रोसेस तो आपने समझा दी, लेकिन हम इसको वेक्टर की तरह किस तरीके से यूज करते हैं। तो साइंटिस्ट ने क्या किया, जो मेन जो बात थी वो तो टी डीएनए की थी। जो टी डीएनए जब प्लांट सेल के अंदर जाता था, प्लांट सेल ऐसे केमिकल बनाता था जो कि पैथोजन के लिए रिक्वायर्ड है, और एग्रोबैक्टीरियम उन पैथोजन, उन केमिकल्स का यूज करके डिजीज कॉज करता है जिसको हम क्यों बोलते हैं, ट्यूमर। ठीक है, अब क्या बात होगी कि हम क्या करेंगे, बड़े चालाकी से सारी की सारी जो करामात है वो किसने करी है, टी डीएनए ने। तो टी डीएनए को साइलेंट कर दो, ठीक है, एटीन्यूएट कर दो, हटा दो। अब उसकी जगह हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। इसको भी हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। इसको भी हमने क्या कर दिया, मॉडिफाई कर दिया। और जब हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इसका पार्ट बन गया है, इसके प्लाज्मिड का, जब ये प्लांट सेल के अंदर जाएगा तो ये भी मल्टीप्लाई करेगा। क्यों, क्योंकि ट्यूमर तो कॉज कर रहा है, यानी कि रैपिड मल्टीप्लीकेशन तो कॉज कर रहा है, यानी कि मल्टीप्लाई करेगा। तो हमें अपना क्या मिलेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट। हमें क्या मिलेगा, हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट भी किसके अंदर यूज होता है, इसलिए इसको नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी बोलते हैं। ठीक है, प्लांट्स का नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर क्या है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। और जो टीआई प्लाज्मिड है बच्चे, यहाँ पर अब मैं इसकी फुल फॉर्म लिखवाती हूँ। टीआई प्लाज्मिड का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, क्या है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड। ठीक है, तो टी डीएनए का मतलब ये नहीं होगा कि ट्यूमर डीएनए, नहीं, टी डीएनए का मतलब क्या है, ट्रांसफर्ड डीएनए। टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, इसको हम वेक्टर की तरह यूज करते हैं। और ये भी क्या है, मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, ये भी क्या होगा बच्चे, मॉडिफाइड होगा।
ये भी क्या होगा, मॉडिफाइड होगा। ठीक है, तो ये कुछ तरीके के वेक्टर्स हैं जो कि हम यूज करते हैं। एनिमल सेल के अंदर हम रेट्रोवायरस यूज कर लेते हैं। ठीक है, आप पढ़ोगे आगे कि जैसे कि जीन थेरेपी में, ठीक है, और इसकी भी एप्लीकेशन पढ़ोगे कि किस तरीके से हम डाइकोट्स को बचा सकते हैं। आगे की सारी कहानी होगी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, वहां पर भी ये इसका जिक्र होगा बच्चे, तो इसलिए यहाँ पर इस बात को आप अच्छे से पढ़ो। ठीक है, तो यानी कि अब यहाँ पर हमने क्या पढ़ा बच्चे, अब हमने पढ़ा कि आपके वेक्टर्स हैं, एक तो प्लाज्मिड जो कि मोस्टली हम यूज करते हैं, इसके अलावा बैक्टीरियोफेज भी है। ठीक है, और इसके अलावा ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। जब हमें ज्यादा से ज्यादा न्यूक्लियोटाइड्स अकोमोडेट कराने हैं तो हम इस टाइप के वेक्टर्स यूज करते हैं। प्लांट सेल के अंदर हम टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियन यूज करते हैं, और एनिमल सेल के अंदर हम क्या यूज करते हैं, रेट्रोवायरस को। ठीक है, बेसिकली क्या किया है साइंटिस्ट ने, रेट्रोवायरस और अगर मैं इसकी बात करूं एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियम के ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड की, तो साइंटिस्ट ने उन जीन को साइलेंट कर दिया है, उन जीन को डिसआर्म कर दिया है जो कि डिजीज कोज करते हैं। ठीक है, अब वो डिजीज तो कोज नहीं करेंगे, लेकिन अगर हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उनकी जेनेटिक मटेरियल के साथ अटैच करा दें, तो इसका मतलब जब वो मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें भी अपना क्या मिलेगा, जीन ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। क्या ये मेरी बात समझ में आई, क्या ये मेरी बात समझ में आई? तो ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, जहां पे रूट और शूट का जो जंक्शन होता है बच्चे, वहां पे ट्यूमर कॉज करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्राउन गॉल ट्यूमर। ठीक है, क्राउन गॉल डिजीज। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं, ये तो आप हो गया आपका वेक्टर का। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, कॉम्पिटेंट होस्ट की। ठीक है, किसकी बात करेंगे हम, कॉम्पिटेंट होस्ट की। अब देखो एक होस्ट सेल है। ठीक है, अब देखो ये थर्ड जो टूल है बच्चे, कॉम्पिटेंट होस्ट। ठीक है, हमने एंजाइम्स के बारे में पढ़ लिया, हमने वेक्टर्स के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करेंगे कॉम्पिटेंट होस्ट की। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, एक नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, चलो ये मैंने बना दी नॉर्मल बैक्टीरियल सेल। ठीक है, अब इसका खुद का क्रोमोसोमल डीएनए तो होगा। ठीक है, अब ये बेचारी क्यों रिकम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट करे, क्यों करे रिकम्बिनेंट डीएनए को? ठीक है, तो इसको हमें क्या बनाना पड़ेगा, मतलब अभी ये बिल्कुल खुश है। ठीक है, अब ये क्या करेगी, अगर हम अपने रिकम्बिनेंट डीएनए को इसके अंदर इंसर्ट कर दे तो बच्चे ये नाराज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई क्यों मुझे तुम ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, क्यों मेरे अंदर बदलाव कर रहे हो, मुझे तो ये बदलाव नहीं चाहिए। तो फिर इसको समझा के बुझा के फिर से दोबारा से इसको मनाएंगे और फिर से इसको खुश कराएंगे। ठीक है, तो कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब है, और हम इतने सेल्फिश है क्योंकि मनाना तो पड़ेगा भाई, रूठे लोगों को मनाना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें तो अपना काम निकलवाना है, यानी कि हमें तो मल्टीप्लाई कराना ही है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, तो देखो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि कॉम्पिटेंट होस्ट का मतलब क्या है, कि सो दैट रिकम्बिनेंट डीएनए कैन इंसर्ट, so that recombinant DNA can insert into host cell. ठीक है, इनसाइड होस्ट सेल। इसको कंपेटेबल क्यों बनाना है, ताकि हम अपना रिकम्बिनेंट डीएनए यहां पर क्या करें, इंसर्ट करा सके। ऑलराइट, अब देखो कॉम्पिटेंट होस्ट, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, यहीं पर देख लेते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या है, ट्रांसफर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए, ट्रांसफर ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन होस्ट सेल, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखो आप ये सोचोगे कि मैन आराम से चला जाएगा रिकॉम्बिनेंट डीएनए, कुछ करने की बात ही नहीं है। ठीक है, तो हमें कुछ भी नहीं करना। तो देखो सबसे पहले बात सुनो, जो भी प्लांट, अगर एनिमल सेल के अंदर तो सेल वॉल होती नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ प्लांट सेल की या फिर बैक्टीरियल सेल की या फिर फंगल सेल की, ठीक है, सब में सेल वॉल प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो होस्ट सेल जनरली अगर मैं बात करूँ प्रोकैरियोट्स की, तो हम बैक्टीरिया लेते हैं। यूकैरियोट्स के अंदर प्लांट सेल भी हो सकती है, एनिमल सेल भी हो सकती है, फंगल सेल भी हो सकती है। ठीक है, और फंगल के अंदर भी मोस्ट कॉमनली हम ईस्ट को यूज करते हैं क्योंकि वो यूनिसेलुलर यूकैरियोट होता है। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन क्यों एक इजी प्रोसेस नहीं है। ठीक है, देखो ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए इजी प्रोसेस नहीं है, क्यों? क्योंकि बच्चे हमारा डीएनए क्या है, एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है, डीएनए क्या है, क्योंकि फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट इज नेगेटिवली चार्ज,
इट इज नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल एंड ये होता है हाइड्रोफिलिक। ये कैसा होता है बच्चे? हाइड्रोफिलिक, यानी कि ये होता है वाटर लविंग। ठीक है। और अगर मैं अपनी बात करूं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन की अगर मैं बात करूं तो आपने पढ़ा होगा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से मिलके बनी होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर से मिलके बनी होती है। ठीक है। जिसके अंदर हेड और टेल होता है। ऑल राइट। तो मेरी बात समझो, जैसे कि अगर मैं बात करूं ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है। यानी कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ठीक है। ठीक है। अब देखो, ये जो हेड पार्ट है और ये पार्ट हो गया है टेल पार्ट। ठीक है। जो हेड पार्ट होता है बच्चे, ये क्या होगा? हाइड्रोफिलिक पार्ट होगा। ठीक है। और जो टेल पार्ट है ये क्या होगा? हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, ये आप पढ़ चुके हैं। ठीक है। लेकिन मैंने फिर भी बता दिया। अब यहां पर कहीं साइटोप्लाज्म होगा। ठीक है। यहां पर कहीं साइटोप्लाज्म होगा और हमारा क्या होगा? डीएनए। ठीक है। और क्या होगा? डीएनए। अब देखो होगा क्या बच्चे कि जो डीएनए एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है। ठीक है। हाइड्रोफिलिक है यानी कि वाटर लविंग, तो इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कवर क्रॉस नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं क्रॉस कर पाएगा बच्चे? तो हाइड्रोफिलिक हो गया, ये हाइड्रोफोबिक है, इन दोनों की बनेगी ही नहीं। ठीक है। तो यानी कि इन दोनों में दोस्ती ही नहीं होगी, क्योंकि एक तो वाटर लविंग है, ठीक है, दूसरा वाटर हेटर है। इसका मतलब इन दोनों में अब नहीं बनेगी। अब हमें क्या करना है? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम्हें नहीं बन रही है, लेकिन हम तो जिद्दी हैं, हम तो क्या है? स्टबर्न है। फिर भी हम अपना जो डीएनए है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, अंदर पहुंचा के रहेंगे। ठीक है। कैसे पहुंचाएंगे? चलो वही बात है किसकी, वही तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं बात करूं कौन सा मेथड होगा बच्चे, उसको हम बोलते हैं हीट शॉक मेथड। ठीक है। कैसा मेथड बोलते हैं हम? हीट शॉक मेथड। अब देखो हीट शॉक मेथड है, इसके अंदर हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है। हीट शॉक मेथड के अंदर हम क्या करते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए एंड होस्ट सेल, ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए एंड होस्ट सेल kept in a medium containing CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। और हमें बेसिकली यहाँ से किससे मतलब है? कैल्शियम आयन से। हमें किससे मतलब है? कैल्शियम आयन से। ठीक है। तो जस्ट सपोज ये एक बैक्टीरिया है, बैक्टीरियल सेल है। ठीक है। ये क्या है? बैक्टीरियल सेल है। ऑल राइट। ये हो गई बच्चे बैक्टीरियल सेल। अब देखो क्या करते हैं, ये पूरी जो एक्सपेरिमेंट है वो कहाँ पर हो रहा है? आइस पर हो रहा है। कहाँ पर हो रहा है? आइस पर हो रहा है। ठीक है। हमें हमें अपना रिकम्बिनेंट डीएनए और होस्ट सेल को ऐसे मीडियम के अंदर डाल दिया जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड है, यानी कि हमें किससे मतलब है? कैल्शियम आयन से। अब आप समझो कि मैम कैल्शियम आयन से क्यों? आगे हम बताते हैं कि कैल्शियम आयन क्यों। जैसे कि जब रिकम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल है, ये मीडियम के अंदर डाल दिया जिसके अंदर कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है। और ये पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट आइस पर हो रहा है। तो जो वॉल्स है बच्चे, वॉल्स के ऊपर क्या हो जाएंगे? पोर्स हो जाएंगे, और यहाँ पर हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए अटैच्ड हो जाएगा। और हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए क्या हो गया? अटैच्ड हो गया। ऑलराइट। अब देखो इसको हमें अंदर लेके आना है। ठीक है। सेल के अंदर लेके आना है। तो किस तरीके से बात होगी कि अब हम इसको ना हीट कर देते हैं। अब हम इसको क्या कर देते हैं? हीट। और हीटिंग का जो टेम्परेचर है वो क्या रहेगा? 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। अब देखो अब क्या होगा कि ये तो बैक्टीरियल सेल है, बैक्टीरियल सेल का खुद का क्रोमोसोम होगा। ठीक है। अब देखो कि ये जो बैक्टीरियल सेल है इसमें जब हम हीट करेंगे, आप मुझे एक बात बताओ कि ये बैक्टीरियल सेल है। ठीक है। बैक्टीरियल सेल के अंदर पोर्स डेवलप हो गए हैं कैल्शियम आयंस की वजह से। ठीक है। अब देखो जब हम इसको और हीट करते हैं तो आपको पता है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो किससे मिलके बनी है? लिपिड से मिलके बनी है। ठीक है। जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे, बहुत मिली सेकेंड के लिए होता है। ठीक है। तो जब आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दोगे तो ये जो लिपिड से बचे वो मेल्ट होना शुरू कर देते हैं और इनकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है। और क्या हो जाती है बच्चे? परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाती है
है, जिसकी वजह से अब ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो किसके अंदर आ गया है, इनसाइड होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर अब ये रिकम्बिनेंट डीएनए आ गया है, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको ऐसे ना रिप्रेजेंट करके कुछ इस तरीके से मैं रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ठीक है। अब ये जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो कहाँ पर आ गया, होस्ट सेल के अंदर यहाँ पर आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया ये हो गया है बच्चे रिकम्बिनेंट डीएनए। अब दोबारा से इसको क्या कर देंगे, आइस के ऊपर रख देंगे। अब क्यों, क्योंकि बच्चे दोबारा से हमें क्या करना है, इन पोर्स को बंद करवाना है। इन पोर्स को क्या करवाना है, बंद करवाना है। साइज से कोई रिलेशन नहीं है। आप सोचोगे मैम पहले तो इतना साइज सब कम हो गया, जी नहीं, ठीक है। ये आपका क्रोमोसोमल डीएनए हो गया है, और ये जो आपका, मैं इसको पिंक कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ, ये रिप्रेजेंट करता है आपका रिकम्बिनेंट डीएनए, ठीक है। ये क्या हो गया आपका रिकम्बिनेंट डीएनए, और यहाँ पर क्या होगी, ये हो गई है ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ये कैसी सेल होगी बच्चे, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। देखो क्या किया है हमने, हमने क्या लिया बच्चे, एक बैक्टीरियल सेल ली, ठीक। हमने क्या लिया है, एक बैक्टीरियल सेल ली है, ठीक है। अब ये जो बैक्टीरियल सेल है ना, ठीक है, आप होस्ट सेल लगा लो, हमने एक होस्ट सेल ली है जिसके अंदर हमें अपना रिकम्बिनेंट डीएनए अंदर पहुंचाना है। अब ये नाराज है, क्यों नाराज है, क्योंकि डीएनए तो हाइड्रोफिलिक है, ठीक है, और जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो हाइड्रोफोबिक है, ठीक है। यानी कि हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक की बनेगी ही नहीं। अब हमें इनकी बनवानी तो, चलो ठीक है, नहीं बनेगी, तो हम क्या करेंगे, एक ऑल्टरनेटिव ढूंढते हैं। चलो ठीक है, तुम्हारी दोस्ती नहीं हो रही, तुम हाइड्रोफिलिक हो, तुम वाटर लविंग हो, तुम वाटर हेटर हो, तुम्हारी अगर नहीं बन रही तो चलो ठीक है, लेकिन हमें तो फिर भी अपना रिकमेंडेड डीएनए होस्ट सेल के अंदर पहुंचाना है। हमारे पास तो कोई और ऑप्शन है ही नहीं। तो हम क्या करते हैं, पूरा का पूरा एक्सपेरिमेंट को आइस पर रखते हैं, ठीक है। एस रिकम्बिनेंट डीएनए को और होस्ट सेल को हम ट्रीट करते हैं कैल्शियम क्लोराइड में, ठीक है। यानी कि हमें चाहिए कैल्शियम आयन। ये कैल्शियम आयंस क्या करेंगे, पोर्स बना देंगे, ठीक है। कैल्शियम आयंस क्या कर देंगे, पोर्स बना देंगे। पोर्स आर क्रिएटेड। अब ये जो पोर्स बन गए तो रिकम्बिनेंट डीएनए आके इसके ऊपर अटैच हो गया है, ठीक है। अब सिर्फ अटैच हुआ है, अब हम अंदर इसको कैसे लेके आए, तो हम क्या कर देते हैं, हीट कर देते हैं अप टू 42 डिग्री सेल्सियस। अब ये जब टेम्परेचर बढ़ाया हमने तो क्या हुआ कि जो लिपिड्स था, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड की मिलके बनी हुई है, ठीक है, तो वो मेल्ट होना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से परमेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। अगर परमेबिलिटी इंक्रीज हो गई तो क्या होगा, रिकम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर आ गया। फिर से हमने इसको आइस पर रख दिया, यानी कि जो पोर्स बने थे जिसकी वजह से हमने परमेबिलिटी को इंक्रीज कराई, दोबारा से रिकम्बिनेंट डीएनए, अदरवाइज तो वापस चला जाएगा। तो हम क्या करते हैं, इसको दोबारा से आइस के ऊपर रखते हैं, मतलब झटके दिलवाते हैं। झटके मतलब पहले ठंडा फिर गर्म फिर ठंडा, ठीक है, इस तरीके से। और हम क्या करते हैं, अपने रिकम्बिनेंट डीएनए को पहुंचा देते हैं होस्ट सेल के अंदर। अब ये जो सेल है ये क्या कहलाएगी, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। अब ये जो सेल है ये क्या कहलाएगी, ट्रांसफॉर्म्ड सेल। मेरी बात समझ में आई, मेरी बात समझ में आई। तो हम यहाँ पे पॉइंट्स लिख लो, चलो ठीक है, कुछ कुछ पॉइंट्स लिख लो, ठीक है। यहां पर क्या करते हैं कि बैक्टीरियल सेल, नंबर 1 पॉइंट, बैक्टीरियल होस्ट सेल लिखो, ठीक है। होस्ट सेल एंड recombinant DNA put in calcium chloride, ठीक है। pores are created and recombinant DNA attached। recombinant DNA क्या हो गया, अटैच्ड हो गया। अब क्या करेंगे, heat increase the permeability of plasma membrane, ठीक है। अब रिकम्बिनेंट डीएनए goes inside होस्ट सेल, और फिर से इसको क्या कर देंगे, हम आइस पर रख देंगे। क्यों रख देंगे, टू क्लोज द पोर्स। मेरी बात समझ में आई। तो ये था पूरा का पूरा हीट शॉक मेथड, ठीक है। ये क्या था आपका, हीट शॉक मेथड। क्लियर है। यानी कि पहले तो हमने इसको कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम आयंस ने क्या किया, पोर्स बना दिए। टेम्परेचर इंक्रीज कराया तो क्या हुआ, टेम्परेचर इंक्रीज कराने के बाद परमेबिलिटी बढ़ गई। परमेबिलिटी बढ़ने के बाद हमारा रिकम्बिनेंट डीएनए अंदर आ गया, ठीक है। और हमने जो सेल को बोल दिया है ट्रांसफॉर्म सेल। यानी कि ट्रांसफॉर्म तो यही तो बोला था हमने,
स्टार्टिंग के अंदर जब हमने ट्रांसफॉर्मेशन को समझाया था तो ट्रांसफॉर्मेशन को क्या लिखा था हमने, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल। अब ये होस्ट सेल है, ठीक है, ये क्या है बच्चे, होस्ट सेल। इस होस्ट सेल के अंदर जब रिकम्बिनेंट डीएनए आ जाता है, जब रिकम्बिनेंट डीएनए आ जाता है तो हमने इसको क्या बोल दिया कि अब ये ट्रांसफॉर्म्ड हो गई है, यानी कि अब इसके अंदर बदलाव आ गए हैं, ठीक है। तो ये तो एक पहला तरीका। अब हम इसके अलावा भी कुछ और तरीके होते हैं, ठीक है, इसके अलावा भी बच्चे कुछ और तरीके होते हैं जिसकी वजह से जो जो सेल है, जो रिकम्बिनेंट डीएनए है बच्चे, वो सेल के अंदर जा सकता है, ठीक है। तो दो तो हम अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है, यानी कि एक तो रेट्रोवायरस यूज करते हैं हम, ठीक है, रेट्रोवायरस यूज करते हैं। और रेट्रोवायरस किसके केस में करते हैं बच्चे, एनिमल सेल के केस में, ठीक है। तो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट अभी हमने बताया है कि उसका जो वायरुलेंस है उसको आप डिसार्म्ड कर दो, और जब अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट उसके साथ जोड़ देते हैं जेनेटिक मटेरियल, इस रेट्रोवायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ, तो जब ये मल्टीप्लाई करेगा तो हमें भी अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। और जो थर्ड है बच्चे वो है टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, ठीक है बच्चे। पर इनकी एक लिमिटेशन है, ये तभी उसी केस के अंदर यूज कर सकते हैं हम जहां पर ये क्या कर सकते हैं बच्चे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर जहां पर ये डिजीज कॉज कर सकते हैं, ठीक है। टीआई प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन ये यूज करते हैं हम बच्चे प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। टीआई की काफी बार फुल फॉर्म पूछी गई है, और टीआई की मैं अगेन यहाँ पे फुल फॉर्म लिख देती हूँ। टीआई का मतलब है ट्यूमर इंड्यूसिंग, टीआई का मतलब क्या होता है बच्चे, ट्यूमर इंड्यूसिंग, ठीक है, ये वाली बात हो गई। अब ये तो यहाँ पर हमें किसी ना किसी की हेल्प की जरूरत होती है, ठीक है, यानी कि हमें रिकम्बिनेंट डीएनए को पहुंचाने के लिए यहाँ पर किसी की एक मीडियम की जरूरत है। कुछ वेक्टरलेस मेथड भी होते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हमें वेक्टर की जरूरत नहीं होती, हम डायरेक्ट रिकम्बिनेंट डीएनए को ऐसे ही पहुंचा देते हैं, ठीक है। तो वेक्टरलेस जो मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर देख लेते हैं हम, ठीक है, क्या देख लेते हैं अब हम, वेक्टरलेस मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। आ जाइए, वेक्टरलेस मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर। जो वेक्टरलेस मेथड है जीन ट्रांसफर का, वो हम यहाँ पर बात करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं केमिकल मेथड की, कौन से मेथड की, केमिकल मेथड की, ठीक है। तो केमिकल मेथड के अंदर क्या होता है बच्चे कि जो आपकी जो प्रोटोप्लास्ट है, प्रोटोप्लास्ट का मतलब क्या है, किसी की भी जो सेल वॉल है, सेल वॉल को हटा दो, ठीक है, तो जो सेल वॉल को आप रिमूव कर देते हो तो हम उसको क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लास्ट, ठीक है। तो प्रोटोप्लास्ट और रिकम्बिनेंट डीएनए को अगर हम ट्रीट करें किससे, एक केमिकल की मदद से, केमिकल मेथड बोला है ना, तो केमिकल के साथ अगर हम ट्रीट कराते हैं तो रिकम्बिनेंट डीएनए अपने आप किसके अंदर चला जाता है, होस्ट सेल के अंदर, यानी कि प्रोटोप्लास्ट के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम, रिकम्बिनेंट डीएनए एंड प्रोटोप्लास्ट, recombinant DNA and protoplast treated with a chemical, और उस केमिकल का नाम क्या है बच्चे, with a chemical known as, उस केमिकल को हम क्या बोलते हैं, इस केमिकल को हम बोलते हैं पैग, ठीक है, यानी कि पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है, यानी कि वो वाला पैग नहीं है ये, ठीक है, यानी कि पैग का मतलब है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। इस पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को इस पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल से जब आप अपना रिकम्बिनेंट डीएनए और प्रोटोप्लास्ट का मतलब है सेल वॉल रिमूव कर दो आप, ठीक है, ट्रीट करते हैं हम केमिकल के साथ, तो अपने आप रिकम्बिनेंट डीएनए किसके अंदर चला जाता है, प्रोटोप्लास्ट के अंदर। तो ये तो एक मेथड है, क्लियर है, क्लियर। अब हम बात करते हैं इसके अलावा कौन सा मतलब मेथड है जीन ट्रांसफर का, और इसको हम बोलते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं जीन गन मेथड, ठीक है, जीन गन मेथड, बिल्कुल वही वाली गन है, ठीक है। और दूसरा है, इसी को आप बायोलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं, ठीक है, बायोलिस्टिक मेथड, या फिर आप इसको बोलते हैं पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड, पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड, ठीक है, यानी कि जीन मेथड, क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, जीन मेथड, जीन गन मेथड, बैलिस्टिक मेथड, या फिर पार्टिकल बम्बार्डमेंट मेथड। अब आप सोचोगे मैम इसमें क्या होता है, ठीक है, देखो इसके अंदर जैसे कि आप जब भी गन चलाते हो, ठीक है, यानी कि
चलाई तो नहीं होगी अभी, कोई 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 सीखता है शूटिंग भी, ठीक है, उनको भी पसंद होती है। तो देखो, जब भी कोई भी शूटर जब गन चलाता है तो क्या निकलते हैं, बुलेट्स निकलती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ है, यहाँ पर जो बुलेट्स हैं वो किसके फॉर्म में है, ये है गोल्ड या फिर टंगस्टन की फॉर्म में, और गोल्ड और टंगस्टन के अराउंड हमने अपना रिकम्बिनेंट डीएनए क्या कर दिया है, लोड कर दिया है। और जब ट्रिगर हम दबाएंगे तो अपना जो रिकम्बिनेंट डीएनए किसके अंदर चला जाएगा, प्लांट सेल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और ये बेसिकली किसके अंदर हम यूज करते हैं, यूज्ड इन प्लांट सेल, ठीक है, मतलब यूज्ड इन प्लांट सेल। प्लांट सेल के केस के अंदर हम ये यूज करते हैं कि रिकम्बिनेंट डीएनए कोटेड विद, रिकम्बिनेंट डीएनए कोटेड विद गोल्ड एंड टंगस्टन, ठीक है, रिकम्बिनेंट डीएनए कोटेड विद गोल्ड एंड टंगस्टन, ये किसके अंदर पुट हो जाएगा, विद द हाई वेलोसिटी, वेलोसिटी बहुत मैटर करती है, विद वेरी हाई वेलोसिटी, वेरी हाई वेलोसिटी, वेलोसिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, अगर कम वेलोसिटी होगी तो बाउंस बैक कर जाएगा, अगर बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी होगी तो इसका मतलब क्या है, प्लांट सेल को ही वो पार कर जाएगा, ठीक है। तो यानी कि जो वेलोसिटी है इसके ऊपर पूरा का पूरा खेल निर्भर करता है। तो यानी कि हमारा जो रिकम्बिनेंट डीएनए कोट कर दिया, किसके अराउंड कोट कर दिया, गोल्ड और टंगस्टन के अराउंड कोट कर दिया विद हाई वेलोसिटी, ठीक है। Recombinant DNA coated with gold and tungsten with high velocity to put in plant cell, ठीक है, प्लांट सेल के अंदर पुट करना है हमें बेसिकली। ऑलराइट, तो ये एक मेथड है जीन गन मेथड, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, इसके अलावा जो मेथड होता है बच्चे, इसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड। इलेक्ट्रोपोरेशन मेथड, आपको पता चल रहा होगा मेथड का नाम सुन के ही, मेथड का नाम सुन के ही आपको क्या पता चल रहा है, मेथड का नाम सुन के आपको पता चल रहा है मैम इलेक्ट्रोपोरेशन का मतलब क्या होता है। इलेक्ट्रोपोरेशन यानी कि इलेक्ट्रो से आपको समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पोरेशन का मतलब है पोर, ठीक है, यानी कि पोर्स बन जाते, टेम्परेरी पोर्स बन जाते हैं सेल वॉल के अंदर, जिसकी वजह से डायरेक्टली रिकम्बिनेंट डीएनए सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर इंसर्ट हो जाता है। यानी कि इलेक्ट्रोपोरेशन के अंदर हम किस किस का यूज करते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक करंट का यूज करते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, जब रिकम्बिनेंट डीएनए और होस्ट सेल को जब हम ट्रीट कराते हैं इलेक्ट्रिक करंट से, तो इसका मतलब क्या है कि पोर्स बन जाएंगे, और वो जो पोर्स बनेंगे बच्चे वो क्या होंगे, टेम्परेरी पोर्स बनेंगे, जिसकी वजह से रिकम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली एंटर हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर हमें किसी भी वेक्टर की यानी कि किसी भी थर्ड उसकी जरूरत नहीं पड़ती, यहाँ पर हम इसी तरीके से बिना ही मतलब वही बोला ना, वेक्टरलेस मेथड ऑफ जीन ट्रांसफर है, ठीक है। यहाँ पे हमें वेक्टर की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे कि आपने बैलिस्टिक मेथड पढ़ा, ठीक है, यानी कि जीन गन मेथड पढ़ा, केमिकल मेथड है जिसके अंदर हम पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल यूज करते हैं, इलेक्ट्रोपोरेशन के अंदर हम इलेक्ट्रिक करंट यूज कर देते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से टेम्परेरी पोर्स बन जाते हैं, जिसकी वजह से क्या बन जाते हैं बच्चे, टेम्परेरी पोर्स बन जाते हैं, और रिकम्बिनेंट डीएनए आसानी से एंटर कर जाता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं लास्ट जो मेथड है, लास्ट मेथड के बारे में हम देखते हैं बच्चे, माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है। एक्चुअली ये बच्चे जो माइक्रो इंजेक्शन जो मेथड है, ये किसके लिए हम यूज करते हैं, एनिमल सेल के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, किसके लिए हम क्या क्या यूज करते हैं, ये यूज करते हैं हम एनिमल सेल के लिए। किसके लिए यूज करते हैं बच्चे, हम एनिमल सेल के लिए यूज करते हैं। देखो इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर माइक्रो इंजेक्शन के अंदर मतलब माइक्रो पिपेट या फिर माइक्रो सिरिंज का यूज करते हैं, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा महंगे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि चलो ठीक है सारी की सारी चीजें बहुत आसानी से की जाती है, नहीं, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होती है सारी की सारी चीज। देखो जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये कोई एनिमल सेल है, ठीक है, ये एनिमल सेल का क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सिरिंज लगाई जाती है सबसे पहले तो, ठीक है, यहाँ पर 2 सिरिंज लगाई जाते हैं ताकि यहाँ पर एक सक्शन प्रेशर क्रिएट कर सके, ताकि ये जो एनिमल सेल है ये क्या हो जाए बच्चे, स्टेबल हो जाए, ये क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। इसको स्टेबल करने के बाद क्या करते हैं, एक माइक्रो इंजेक्शन से, ठीक है, यानी कि माइक्रो पिपेट से क्या करते हैं, ये माइक्रो पिपेट हो गया, या फिर आप माइक्रो पिपेट बोल सकते हो, या फिर माइक्रो सिरिंज बोल सकते हो, उसकी मदद से डायरेक्ट क्या करते हैं बच्चे, डायरेक्ट जो रिकम्बिनेंट डीएनए है वो एंटर कर देते हैं, डायरेक्ट रिकम्बिनेंट डीएनए क्या कर देते हैं, एंटर कर देते हैं न्यूक्लियस के अंदर। मेरी बात समझ में आई,
मेरी बात समझ में आई? ठीक है। तो देखो, आपने क्या ध्यान में रखना है कि जो जीन गन मेथड है बेसिकली प्लांट सेल के लिए यूज करते हैं। देखो, आपने प्लांट सेल लिया, अगर आपसे एनिमल सेल भी यूज आए तो नहीं करना, ठीक है। बेसिकली एनिमल सेल के लिए भी यूज करते हैं, लेकिन आपकी जो एनसीईआरटी में है वही हम पढ़ेंगे। तो रिकम्बिनेंट डीएनए जीन गन मेथड, यहाँ पे याद रखना कि हम गोल्ड और टंगस्टन का यूज करते हैं, प्लांट सेल के लिए यूज होता है। माइक्रो इंजेक्शन के अंदर डायरेक्टली हम माइक्रो पिपेट या फिर माइक्रो सिरिंज का यूज करते हैं, ठीक है। ये दो निडल्स होती हैं बच्चे, ये निडल्स होती हैं सक्शन प्रेशर क्रिएट करने के लिए, ताकि जो हमारी जो एनिमल सेल है वो क्या हो जाए, स्टेबल हो जाए। और डायरेक्टली माइक्रो पिपेट और माइक्रो सिरिंज की मदद से डायरेक्टली क्या किया जाता है, रिकम्बिनेंट डीएनए पोर कर दिया जाता है, इंजेक्ट कर दिया जाता है किसके अंदर, न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका। अब आपकी जो होस्ट सेल है वो क्या हो गई है, कॉम्पिटेंट हो गई है। अब आपकी जो होस्ट सेल है वो क्या हो गई है, कॉम्पिटेंट हो गई है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, रिकम्बिनेंट डीएनए अब होस्ट सेल के अंदर आ गया है। तो क्या ये 100% पॉसिबिलिटी है कि रिकम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर आ ही जाता है? बताओ, क्या ये 100% पॉसिबिलिटी? जी नहीं। 2% पॉसिबिलिटी होती, 98% पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। अब हम इतनी माइन्यूटली चीजें कर रहे हैं, ठीक है। हमें उसका डीएनए का पार्ट बनाना है, ये कट करना है, वो कट करना है। अब पॉसिबिलिटी क्या है, पॉसिबिलिटी सिर्फ 2% चांसेस होते हैं कि होस्ट सेल ने रिकम्बिनेंट डीएनए ले लिया, या फिर जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो प्लाज्मिड के साथ अटैच हो गया, लाइगेशन बहुत अच्छे से हुआ है। तो बहुत सारे, अब देखो, हमने प्योर फॉर्म में डीएनए पहले लिया, ठीक है। डीएनए को हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया, वेक्टर को हमने सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट कराया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस मिली है उसको हमने लाइगेज के साथ अटैच कराया, जो रिकम्बिनेंट डीएनए बना। अब लाइगेशन ठीक से हुआ है, नहीं हुआ, ये भी बात ध्यान में रखनी है। हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो सही से आया है या नहीं, ये भी बात ध्यान में रखनी है। अब हमें ये भी चेक करना है कि होस्ट सेल ने रिकम्बिनेंट डीएनए को लिया या नहीं लिया, ठीक है। अगर होस्ट सेल ने लिया, ठीक है, तो ये सारी की सारी जो चीजें पूरी की पूरी क्या होती हैं बच्चे, माइक्रोस्कोपिक होती हैं। 2% चांसेस हैं कि ये पूरी की पूरी पॉसिबिलिटी है। अब देखो, अगर हमें जो हमारी अगर हम इतना अनफॉर्चुनेट हुए कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, क्या पता उसका लाइगेशन हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। मतलब हमें अपना रिकम्बिनेंट डीएनए होस्ट सेल के अंदर मिला ही नहीं, तो हम उसका लार्ज प्रोडक्ट बना के क्या करेंगे? मेरी बात समझ में आई? क्या करेंगे हम उसका लार्ज प्रोडक्ट बना के? ऑलराइट, तो हमें क्या पता करना है, हमें ये चेक करना है कि होस्ट सेल ने रिकम्बिनेंट डीएनए को एक्सेप्ट किया है या नहीं। उसी के लिए मैंने आपको कल क्या बताया था, सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज बताया था। मैं एक बार फिर से यहाँ पे आपको एक बार सिलेक्टेबल मार्कर्स का यूज बता देती हूँ किस तरीके से बच्चे। जैसे कि हमने इंसर्शनल इनएक्टिवेशन पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन नाम से आपको क्या सुनने में आ रहा होगा कि ये चीज कुछ इनएक्टिवेट हो गई है, ठीक है। हमने इंसर्ट किया अपना रिकम्बिनेंट डीएनए, और जो सिलेक्टेबल मार्कर क्या हो गया है, इनएक्टिव हो गया है। और ये इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ही तरीका है जिसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि जो रिकम्बिनेंट डीएनए हो सेल के अंदर आया है या नहीं। इसी को हम क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ठीक है। यानी कि insertion of the recombinant DNA lead to inactivation of the selectable marker of that site, ठीक है। तो हम एक बार लिख लेते हैं इसको, ठीक है। शायद मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन की डेफिनेशन नहीं लिखवाई थी, ठीक है। देखो, प्लाज्मिड पढ़ा है तब भी मैंने आपको इंसर्शनल इनएक्टिवेशन के बारे में पढ़ा दिया था, लेकिन मैं यहाँ पे भी, ताकि आपको बहुत अच्छे से लिंक हो जाए चीजें। इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का मतलब क्या है, इंसर्शन of recombinant DNA cause inactivation of किसका बच्चे, इनएक्टिवेशन, इंसर्शन ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए cause inactivation of selectable marker of that site, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। अब यहां पे देखो, वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन ने क्या बताया, वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट
ठीक है, ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब है कि उसके अंदर बदलाव कर दिया है। ठीक है, अब हम उससे ये मतलब नहीं है कि उसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए आया है या नहीं, उसके अंदर तो बदलाव ही कर दिया है बस। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेंट। वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मेंट एंड अदर helps in identification of a recombinant from नॉन रिकम्बिनेंट। हम नॉन रिकम्बिनेंट का करेंगे क्या, उसके मल्टीप्लीकेशन करके करेंगे क्या, क्योंकि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट अगर जब तक नहीं आया है, इसका मतलब रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल बना ही नहीं है। अगर बना ही नहीं है तो हम उसका कल्चर करा के बेवकूफ थोड़ी है, कितनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन है ना, दो तरीके से की गई है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर बता दिया है, एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। किस तरीके से की है कि क्या तो हमने सिलेक्टेबल मार्कर का यूज किया है, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन या फिर टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, अब देखो ये सारी की सारी कंबरसम प्रोसेस है, मतलब आपको साइमल्टेनियसली कल्चरिंग करानी है। ठीक है, पहले एक मीडियम पे ग्रो कराना है, फिर दूसरे मीडियम के अंदर ग्रो कराना है। ऑलराइट, तो हम इस 2 स्टेप प्रोसेस को कैसे सिंगल स्टेप प्रोसेस बनाते हैं, ये हम बताते हैं कि इसकी वजह से बीटा गैलेक्टोसाइडेज यानी कि लेक्स जेड जीन की मदद से। ऑलराइट, तो चलिए एक बार हम कर लेते हैं, देखने में क्या जा रहा है। 5 मिनट उप्स। ठीक है, तो 5 मिनट लगेंगे देखने में। ठीक है, तो हम एक बार उसको समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि एक प्लेट है, ठीक है, जैसे समझो ये पेट्री डिश है, तो मैंने आपको 3 केस बताए थे। क्या बताए थे मैंने आपको? 3 केस। ऑल राइट, तो पहला जो केस था बच्चे, वो क्या था आपका? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का। पहला केस क्या था? नॉन ट्रांसफॉर्मेंट का। ठीक है, दूसरा केस क्या था आपका? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। दूसरा केस क्या था आपका बच्चे? नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। और जो थर्ड जो केस है, इसको हमने क्या बोला था? रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, यही बोला था, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट, है ना। अब देखो किस तरीके से बात हुई थी कि ये तो बैक्टीरियल का क्रोमोसोम है। ठीक है, बैक्टीरियल सेल का जो क्रोमोसोम है, ऑलराइट, या फिर हो सेल का क्रोमोसोम है। ठीक है, यहां पर तो कुछ नहीं आया, लेकिन यहां पर सिर्फ क्या आया बच्चे? यहां पर सिर्फ क्या आया? यहां पर आया सिर्फ प्लाज्मिड। ठीक है, और यहां पर क्या आया? यहां पर प्लाज्मिड भी आया, और प्लाज्मिड के साथ हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी आया, हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए भी आया। ठीक है, तो यहां पर ये ट्रांसफॉर्म तो हो गई है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर रिकम्बिनेंट डीएनए मॉलिक्यूल नहीं है, यानी कि लाइगेशन हुआ ही नहीं है। ठीक है, यहां पर क्या हुआ बच्चे? रिकम्बिनेंट डीएनए आया है, तो ये क्या हो गई? रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। ठीक है, अब देखो किस तरीके से हमने यूज किया था। ठीक है, पीबीआर 322 को, अगर मैं इसको एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो कराऊं, एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो कराऊं, और इसको भी मैं अगर एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो कराऊं, और इसको भी अगर मैं एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो कराऊं, किसके अंदर ग्रो करा रही हूं मैं? एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर। तो मुझे एक बात बताओ, अब इसके पास तो भैया एंड यहाँ पर तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ये वाला पोर्शन ये है एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। ठीक है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ये वाला है आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, और ये हो गया आपका एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन। जो नॉर्मल बैक्टीरियल सेल है वो तो किसी की कोई भी एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंट शो नहीं करती, यानी कि अगर एम्पिसिलिन के अंदर ग्रो कराया तो ये सेल क्या हो जाएगी? डाई, यानी कि ये क्या हो गई? मर गई। ठीक है, अगर हम इसको एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो कराया तो भैया इसके पास तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो ये रेजिस्ट कर जाएगी, तो यानी कि ये ग्रो करेगी। ठीक है, और अगर मैं इसको कराऊं तो भैया इसके पास भी एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, तो ये भी क्या करेगी? ग्रो कराएगी। ठीक है, अब देखो एक तो ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट अलग हो गए, यानी कि एक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन, यानी कि एक जो सिलेक्टेबल मार्कर ने क्या किया, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन वाले सिलेक्टेबल मार्कर ने क्या किया भैया? ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट में अलग कर दिया इसको। ठीक है,
अगर ये तो इसकी बात गई, अब अगर मैं इसको टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर अब इसी से हमें वो जो भी हमारी जो सेल है वो ग्रो करी है, ठीक है, कॉटन लेते हैं, उसके ऊपर थोड़ा सा लगाते हैं और फिर इस कल्चर के अंदर उसको थोड़ा सा डिप कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। अब इसको भी हमने कराना है टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम के अंदर ग्रो। तो पहला जो सेकंड केस है वो ग्रो करेगा। बच्चे क्या इसके पास टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन है? बिल्कुल है, और ये जीवित है क्योंकि हमने इसको छेड़ा ही नहीं है। तो इसका मतलब है ये भी रजिस्ट कर जाएगा, यानी कि ये ग्रो करेगा। अब देखो मेरी बात, रिकम्बिनेंट डीएनए हमने डाला है कहां पर? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन वाली जगह पर। इसका मतलब टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन हो गया है खत्म, वो गया है मर। अगर वो जीन खत्म हो गया है तो अब ये वाली जो चीज है उसके अगेंस्ट रेजिस्टेंस शो करेगी ही नहीं, क्योंकि वो तो खत्म हो चुका है। तो इसका मतलब क्या है? ये ग्रो नहीं करेगी, ठीक है। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, मैंने क्या लिखवाया था? एक जो सिलेक्टेबल मार्कर ने, एक एंटीबायोटिक रजिस्टर्ड जीन ने क्या किया? ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अलग कर दिया, बिल्कुल सही है। दूसरे ने क्या किया? रिकम्बिनेंट और नॉन रिकम्बिनेंट को ग्रो अलग कर दिया, ठीक है। तो ये था पूरी की पूरी कहानी जो मैंने आपको समझाई थी। अब ये बच्चे प्रोसेस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट है, मतलब साइमल्टेनियसली दो दो बार हमने कल्चरिंग करनी है, तो हम इसको एक सिंगल स्टेप प्रोसेस बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ड्यूअल स्टेप प्रोसेस थी, अब इसको सिंगल स्टेप प्रोसेस करेंगे तो किस तरीके से करेंगे? सिंगल स्टेप प्रोसेस करना चाहते हैं, ठीक है। अब हम इसको सिंगल स्टेप प्रोसेस करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो सिंगल स्टेप प्रोसेस करने के लिए हमें एक प्लाज्मिड लेते हैं PuC8, ठीक है। नाम याद रखना सिर्फ, P का मतलब प्लाज्मिड, और ये किसने बनाया था? यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया ने, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, ठीक है। UC का मतलब है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, और जो 8 है बच्चे, ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपेरिमेंट नंबर। ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है एक्सपेरिमेंट नंबर को, ठीक है। अब देखो इसको हमने सिंगल स्टेप प्रोसेस बनानी है, ठीक है। यहां पर जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये आपने एक प्लाज्मिड लिया है, ठीक है। इसके पास भी क्या है? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है, ठीक है। ये क्या है बच्चे? एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन है। और यहां पर एक जीन है जिसको हमने बोला है लेक-जेड जीन। ये जो लेक-जेड जीन है ना, अब इसके अंदर भी लेक-जेड जीन वाली साइट के ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ECOR फर्स्ट, ठीक है, बहुत सारे हैं। जैसे कि मैं बात करूं SAM फर्स्ट, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स के लिए यहाँ पे क्लोनिंग साइट होगी। तो ये वाला जो लेक-जेड जीन है, ठीक है। अभी जो लेक-जेड जीन है ना बच्चे, ये क्या करेगा? लेक-जेड जीन एक एंजाइम बनाएगा, उस एंजाइम का नाम है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। क्या नाम है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ध्यान से सुनना, ये मैंने बताया हुआ है, लेकिन अब ये मैंने अगर कॉम्पिटेंट होस्ट बता दिया, इसका मतलब मैं थोड़ा सा टाइम लेके मैं वो भी बता सकती हूँ ना, क्योंकि ये लिंक्ड है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है बच्चे, ये क्या करेगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज किसको तोड़ देगा? ये तोड़ देगा आपका जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, ये जो एंजाइम है, ये किसको तोड़ देगा बच्चे? ये तोड़ देगा आपका जो लैक्टोज है, वो किसको तोड़ देगा? लैक्टोज को ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर तोड़ देगा। किसके अंदर तोड़ देगा? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर ये तोड़ देगा, ठीक है। तो अब ये जो ग्लूकोज है ना, अब ये जो ग्लूकोज है, ये आयोडीन के साथ रिएक्ट करके कैसा कलर देता है? ब्लू कलर। कैसा कलर देगा? मैं ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर देती हूँ। कैसा कलर देगा बच्चे? ब्लू कलर देगा, ठीक है। तो देखो मेरी बात ध्यान से सुनो, मैंने क्या बोला कि एक लेक-जेड जीन होता है, ये एक लेक-जेड जीन है, ये एक एंजाइम बनाता है बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज को लैक्टोज मिल गया तो ये ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में तोड़ देगा, और ग्लूकोज को अगर आयोडीन मिल गई तो इसको ब्लू कलर में चेंज कर देगा, ठीक है। तो हम ये क्या बोलते हैं, हम ये क्या किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं? जस्ट सपोज अगर मैं बोलूं कि मैंने अपना रिकम्बिनेंट डीएनए इस वाली साइट के ऊपर लगाया है, ठीक है। अब तो ये लेक-जेड जीन इनएक्टिव हो गया। अब लेक-जेड जीन अगर जस्ट सपोज ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज का सोल्यूशन है, ठीक है, ये मैंने एक सोल्यूशन रख दिया है जिसके अंदर आयोडीन भी है और क्या है आपका लैक्टोज भी है, ठीक है, लैक्टोज भी है और आयोडीन भी है। तो ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर एंजाइम है, अगर ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज अगर एंजाइम है, तो ग्लूकोज जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज के अंदर टूटेगा और गैलेक्टोज के अंदर टूटेगा। अब आयोडीन भी है तो ग्लूकोज आयोडीन के साथ रिएक्ट करके कैसा कलर देगा?
ब्लू कलर देगा। ठीक है, अगर मैं ये कह रही हूँ कि मैंने अपना जो रिकम्बिनेंट डीएनए है, मैंने जो अपना जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया, अगर मैंने यहाँ पे अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट सपोज यहाँ पे इंसर्ट कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है, ये लेक्सर्जिन इनएक्टिव हो गया। अगर ये इनएक्टिव हो गया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना। अगर ये नहीं बना तो लैक्टोज ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर नहीं टूटेगा। अगर ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अंदर नहीं टूटा तो इसका मतलब क्या है, ग्लूकोज आयोडीन के साथ रिएक्ट नहीं करेगा और ब्लू कलर नहीं देगा। तो इसका मतलब अगर हमें व्हाइट कलर मिल रहा है, व्हाइट कलर मिल रहा है, तो इसका मतलब क्या है बच्चे, अगर हमें व्हाइट कलर मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है कि रिकम्बिनेंट डीएनए, हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट हो चुका है। हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो क्या हो चुका है, इंसर्ट हो चुका है। मेरी बात समझ में आई? तो देखो 3 केस है हमारे पास। ठीक है, जैसे कि मैं पहला, सेकंड और थर्ड केस बताऊं, तो अगर मैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को अगर इंसर्ट होती है, ठीक है, यानी कि रिकम्बिनेंट डीएनए आया ही नहीं है, तो इसका मतलब लेक्जेड जीन है। लेक्जेड जीन है तो क्या बनाएगा बच्चे, व्हाइट कलर देगा। ठीक है, यानी कि व्हाइट कलर क्यों दे रहा है, क्योंकि लैक्टोज नहीं टूटा है ना ग्लूकोज के अंदर, और ग्लूकोज आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर देगा। अगर मैं बात करूं नॉन रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट की, नॉन रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट का मतलब है टेट्रासाइक्लिन की बात नहीं कर रहे, अब हम किसकी बात कर रहे हैं, लेक्जेड जीन की बात कर रहे हैं। अब लेक्जेड जीन सुरक्षित है तो वो बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाएगा, तो उस केस के अंदर भी हमें क्या मिलेगा, व्हाइट कलर। ठीक है, अब यहां पर देखो रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट की अगर मैं बात कर रही हूँ, ठीक है, रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट की अगर मैं बात कर रही हूँ, सॉरी एक सेकेंड, शायद मैं यहाँ पे गलत बोल गई हूँ, आई एम सो सॉरी। ठीक है, यहाँ पर हमारा अगर मैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट की बात कर रही हूँ तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट किस तरीके का कलर देगा बच्चे, नॉन ट्रांसफॉर्मेंट आपका किस तरीके का कलर देगा, क्योंकि यहाँ पे लेक्जेड जीन क्या है, सुरक्षित है। अगर लेक्जेड जीन सुरक्षित है तो इसका मतलब क्या है, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर टूटेगा और ग्लूकोज ब्लू कलर देगा। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे बात करूं नॉन रिकम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट की, अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पर भी हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट नहीं हुआ है। अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट नहीं हुआ है तो लेक्जेड जीन अभी भी सुरक्षित है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनेगा, लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर टूटेगा और ग्लूकोज आयोडीन के साथ मिलकर ब्लू कलर देगा। ठीक है, इस केस में भी ब्लू कलर मिल रहा है, इस केस में भी ब्लू कलर मिल रहा है। अब मैं बात करती हूँ थर्ड केस की। थर्ड केस के अंदर इसका मतलब है हमारा जो जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो इंसर्ट हो चुका है। ठीक है, अगर हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट हो चुका है तो इसका मतलब क्या है, लेक्जेड जीन इनएक्टिव हो गया। अगर लेक्जेड जीन इनएक्टिव हो गया तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बनेगा। अगर बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना है तो लैक्टोज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के अंदर नहीं टूटेगा और ग्लूकोज आयोडीन के साथ रिएक्ट करके ब्लू कलर नहीं देगा। तो इसका मतलब है ये पूरी की पूरी कहानी डबल स्टेप प्रोसेस नहीं रही। तो हमें सिर्फ क्या मिलेगा, हमें व्हाइट कलर मिलेगा, और जो व्हाइट कलर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, व्हाइट कलर। ठीक है, व्हाइट कलर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चे, व्हाइट कलर रिप्रेजेंट कर रहा है रिकॉम्बिनेशन को। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेट, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को क्या कर रहा है, यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा है। ठीक है, यानी कि रिकॉम्बिनेंट के लिए हमें व्हाइट कलर मिलेगा। व्हाइट कलर क्यों मिलेगा, क्यों, क्योंकि बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम नहीं बना है। क्यों, क्योंकि इस वाले साइड पे हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट इंसर्ट कर दिया है। क्लियर है? तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था अपना उसका, यानी कि यहाँ पर हमारे टूल्स खत्म हो गए हैं, सारे के सारे क्या हो गए, टूल्स खत्म हो गए हैं। ठीक है, पहले अब नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे, एक बार पूरे के पूरे स्टेप्स देखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग से लेके मैक्सिमम स्टेप्स हम पढ़ चुके हैं। इसके अंदर आपके 3 टॉपिक बचे एक जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, पीसीआर एंड बायोरिएक्टर्स। ठीक है, किस तरीके से स्टार्टिंग से लेके आखिर तक एक बार हम अब इसको सम अप करेंगे। ऑलराइट, तो उससे पहले हम अपने एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी क्या कहती है, कुछ कुछ क्लिप्स ली गई हैं जहां तक मैंने अभी आपको कराया है। यानी कि यू नो दैट प्लाज्मिड एंड बैक्टीरियोफेज हैव द एबिलिटी टू रेप्लिकेट विद इन द बैक्टीरियल सेल इंडिपेंडेंट ऑफ द कंट्रोल ऑफ द क्रोमोसोमल डीएनए। बिल्कुल सही बात है। बैक्टीरियोफेज बिकॉज ऑफ देयर हाई नंबर पर सेल, बैक्टीरियोफेज से हमें क्या मिलेगा, हाई नंबर पर सेल मिलेगा, हैव वेरी हाई कॉपी नंबर्स ऑफ देयर जीनोम विद इन द बैक्टीरियल सेल। Some plasmid may only have 1 or 2 copies per cell, whereas other may have 15 से लेके 100 copies per cell. The numbers can go even higher if we are able to link an alien piece of DNA within the bacteriophage or plasmid DNA. We can multiply its number equal to the copy number of the plasmid or bacteriophage.
Vectors used at present are engineered in such a way that they help in easy linking of the foreign DNA and a selection of the recombinant from the non-recombinant. से ही बताया है, ठीक है। जिसका जितना कॉपी नंबर होगा हम उसको उसी के अकॉर्डिंग हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। प्लाज्मिड और बैक्टीरियोफेज को देखो, क्लोनिंग वेक्टर का मतलब क्या है, साइट्स कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है वो होनी चाहिए। एक तो खुद से रेप्लिकेट करना चाहिए, उसके पास ओराई साइट होनी चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर्स होनी चाहिए, ब्ला ब्ला, क्योंकि ये हमने कर चुके हैं, ठीक है। तो ये पोर्शन मैंने आपको समझाया नहीं था, इसलिए मैंने यहाँ पे ले लिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेक्टर्स की, ठीक है। वेक्टर्स जो कि टाइप्स ऑफ वेक्टर्स का हमने बात की थी, प्लांट्स और एनिमल्स की अगर मैं बात करूं तो यू मे बी सरप्राइज टू नो दैट वी हैव लर्न द लेसन ऑफ ट्रांसफरिंग जीन्स इनटू प्लांट्स एंड एनिमल from bacteria and virus which have known this of ages how to deliver gene to transform eukaryotic cell and force them to do what the bacteria or virus want. For example, agrobacterium tumefaciens एक पैथोजन है, ठीक है। सेवरल डाइकोट प्लांट्स के अंदर वो एक डिजीज कोज करता है, उसको हम यूज करते हैं टू डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए नॉन एज टीडीएनए टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ट्यूमर एंड डायरेक्ट दिस ट्यूमर सेल टू प्रोड्यूस द केमिकल रिक्वायर्ड बाय पैथोजन। मेरी बात समझ में आई? जैसे टीडीएनए है, ये जो टीडीएनए है जो प्लांट सेल के अंदर जाएगा तो प्लांट ऐसे केमिकल्स बनाता है जो कि रिक्वायर्ड बाय पैथोजन एंड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन यूज दीज केमिकल्स टू प्रोड्यूस ट्यूमर इन द प्लांट सेल एट द जंक्शन ऑफ रूट्स एंड शूट, ठीक है। उसको हम क्राउन गॉल डिजीज बोलते हैं। सिमिलरली लेट्रोवायरस की अगर मैं बात करूं, हैव द एबिलिटी टू ट्रांसफॉर्म द नॉर्मल सेल इनटू द कैंसरस सेल्स, ठीक है। A better understanding of the art of delivering gene by pathogen in their eukaryotic host has generated knowledge to transform these tools of pathogen into useful vectors. अब देखो ये गंदा गंदा काम कर रहे, ठीक है। हम ये क्या चाहते हैं, या तुम इन्फेक्शन करने का छोड़ो, बुरे काम छोड़ो, अब तुम कुछ हमारा भला करो। भला कैसे करोगे? हम इनको मॉडिफाई कर देंगे, ठीक है। यानी कि द ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन हैज नाउ बीन मॉडिफाई कर दिया है इनटू अ क्लोनिंग वेक्टर विच इज नो मोर पैथोजन है। वो पैथोजेनिक नहीं है प्लांट्स के लिए, लेकिन हमारा काम बन जाता है, हम अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट वहां पे डिलीवर कर देते हैं। सिमिलरली रेट्रोवायरस अब इन्फेक्शन कॉज नहीं कर देता है, नहीं करता, अब उसको भी हमने समझा बुझा दिया, ठीक है। नाउ यूज टू डिलीवर द डिजायरेबल जीन इनटू द एनिमल सेल। सो वंस अ जीन और डीएनए फ्रेगमेंट हैज बीन लाइगेटेड इनटू ए सुटेबल वेक्टर, इट इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू द बैक्टीरियल सेल और प्लांट सेल, जहां पर वो मल्टीप्लाई करके हमें ढेर सारा नंबर देगा, ठीक है। क्लियर है? तो ये थी पूरी की पूरी कहानी। कॉम्पिटेंट होस्ट के बारे में बात करते हैं। सिंस डीएनए एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है, ये सेल मेम्ब्रेन को पास नहीं कर सकता। रीजन आपने बताना है कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। कुछ लास्ट क्लास के अंदर मैंने कोई होमवर्क नहीं पूछा था, ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन मैं स्टिल एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि आप इसका मुझे बताएंगे। Why? In order to force bacteria to take up the plasmid, the bacterial cell को पहले competent बनाना पड़ेगा ताकि वो recombinant DNA को ले सके, ठीक है। This is done by treating them with a specific concentration of a divalent cation, जैसे कि कैल्शियम, which increase the efficiency within which DNA enters the bacterium through pores in its cell wall। यानी कि pores बन जाते हैं, recombinant DNA को फिर दोबारा से incubate करते हैं, ठीक है। बी फोर्स इनटू सच सेल बाय इंक्यूबेटिंग द सेल विद द रिकम्बिनेंट डीएनए ऑन आइस। पहले आइस पे रखा, फिर हीट दिया 42 डिग्री सेल्सियस, दोबारा फिर आइस पे रखा, मतलब झटके दिए, उसकी वजह से पहले पोर बनाए जाते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट किया जाता है, फिर से झटके दिए जाते हैं, ठीक है। यानी कि आइस पे रखा जाता है ताकि वो पोर्स बंद हो जाएं, ठीक है। दिस एनेबल्स द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकम्बिनेंट डीएनए। इसके अलावा भी बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि दिस इज नॉट द ओनली वे टू इंट्रोड्यूस द एलियन डीएनए इनटू द होस्ट सेल। ये सिर्फ एक तरीका नहीं है। इन अ मेथड ऑफ माइक्रो इंजेक्शन के अंदर क्या कहते हैं, रिकम्बिनेंट डीएनए को डायरेक्ट इंजेक्ट कर दिया जाता है न्यूक्लियस के अंदर। और माइक्रो इंजेक्शन किसके लिए यूज किया जाता है? एनिमल सेल के लिए, ठीक है। प्लांट्स के अंदर क्या किया जाता है? सेल्स आर बम्बार्डेड विद हाई वेलोसिटी पार्टिकल गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विद डीएनए, उसको हम बैलिस्टिक या फिर जीन गन मेथड बोलते हैं, ठीक है। एंड द लास्ट मेथड यूज डिसआर्म्ड पैथोजन, जो हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा है, विच व्हेन अलाउड टू इन्फेक्ट द सेल ट्रांसफर द रिकम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट सेल, ठीक है। तो ये पूरी की पूरी कहानी थी। अब हम इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस लास्ट क्लास के अंदर नहीं हुए थे तो घबराने की बात नहीं है, आ जाओ हम करते हैं क्वेश्चंस, ठीक है। तो टीआई इन टीआई प्लाज्मिड स्टैंड फॉर, ठीक है। तो टीआई का मतलब क्या है? जो टीआई प्लाज्मिड एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमेफेशियन का, उसका मतलब क्या है बच्चे? ट्यूमर इंड्यूसिंग, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, यहाँ से बार बार पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, टू बी यूजफुल ऑन जेनेटिक इंजीनियरिंग वेक्टर मस्ट हैव, अगर मतलब हमें वेक्टर को जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज करना है तो उसके पास क्या क्या होना चाहिए?
ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होनी चाहिए। लो कॉपी नंबर का क्या करेंगे, हाई कॉपी नंबर होना चाहिए, ठीक है, हाई रेट ऑफ मल्टीप्लीकेशन होनी चाहिए। मैनी क्लोनिंग साइट का हम क्या करेंगे, सिर्फ एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही क्लोनिंग साइट है या फिर बहुत कम क्लोनिंग साइट है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। वैसे तो अच्छी बात है कि एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही हो, लेकिन हाँ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के लिए एक ही रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो खुद से करो ये वाला क्वेश्चन। बैलिस्टिक गन इज सुटेबल फॉर, बैलिस्टिक जीन गन मेथड, ठीक है, वेक्टरलेस जीन ट्रांसफर मेथड किसके लिए जरूरी है, डिसआर्म पैथोजन वेक्टर, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्लांट सेल, कंस्ट्रक्टिंग रिकम्बिनेंट डीएनए बाय ज्वाइनिंग द वेक्टर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। बायोलिस्टिक जीन गन मेथड एक वेक्टरलेस मेथड है, ये किसके लिए यूज किया जाता है बच्चे, प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है। किसके लिए यूज किया जाता है, प्लांट्स के लिए यूज किया जाता है, जहां पर मतलब जो रिकम्बिनेंट डीएनए कोटेड विद टंगस्टन एंड गोल्ड वो हाई वेलोसिटी से क्या किया जाता है, फायर किया जाता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द प्लांट सेल, ठीक है। चलो, विच ऑर्गेनिज्म इज यूज टू ट्रांसफर द टीडीएनए, टीडीएनए यानी कि ट्रांसफर डीएनए, ठीक है। और ये किसका पार्ट है बच्चे, किसके प्लाज्मिड का पार्ट है, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन के प्लाज्मिड का ये पार्ट है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड वाइडली यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स, ठीक है। अब आपको ये सुनते ही ये बच्चे नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर बोलते हैं इसको, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर, ठीक है, इन प्लांट्स, ताकि इसके अंदर खुद ही मतलब ये वेक्टर की तरह यूज किया जाता है टीआई प्लाज्मिड यानी कि एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन। बहुत बार क्वेश्चन आएगा, इसका हम डिटेल में भी देखेंगे एप्लीकेशन के बारे में, कहां पर, अपना नेक्स्ट बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन वाले चैप्टर के अंदर, ठीक है। चलो, द फिगर बिलो इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ई कोलाई वेक्टर PBR322 विच वन ऑफ द गिवन ऑप्शंस करेक्टली आइडेंटिफाइज द सर्टेन कंपोनेंट्स, ठीक है। अब देखो, ओरिजिनल ORI का मतलब है ओरिजिन रेस्ट्रिक्शन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, तो ये तो नंबर गलत ही हो गया, ठीक है। ROP रिड्यूस ऑस्मोटिक प्रेशर, मैंने आपको बताया था, तो ROP का आपको फिर से बताना है होमवर्क। ये मतलब कुछ जीन है जो कि भी प्रोटीन को कोड करता है, इसकी फुल फॉर्म बतानी है, ठीक है। HindD3 इज योर फर्स्ट, ये क्या सिलेक्टेबल मार्कर है, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट जीन और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन सिलेक्टेबल मार्कर्स हैं। एम्पिसिलिन टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन ये क्या है, सिलेक्टेबल मार्कर, और ये क्या है, HindD3 EcoRFUS, ये हैं आपके रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। तो जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा बच्चे आपका, फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज इन द ट्रांसफर ऑफ फॉरेन डीएनए इनटू क्रॉप प्लांट्स, ठीक है। क्रॉप प्लांट्स के लिए देखो, प्लांट्स के लिए आंख बंद करके आप यूज कर सकते हो एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन, ठीक है। प्लांट्स के लिए बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा, तभी मैंने इतनी बार लिया है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशन फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए टू बी बम्बार्डेड विद जीन गन आर मेड अप ऑफ, ठीक है, किससे, सिल्वर या प्लेटिनम, प्लेटिनम और जिंक, या फिर गोल्ड और टंगस्टन, बिल्कुल। तो बैलिस्टिक जीन गन मेथड बोलते हैं इसको, कौन सा गन मेथड बोलते हैं बच्चे, इसको हम बोलेंगे बैलिस्टिक मेथड, बैलिस्टिक मेथड या फिर जीन गन मेथड, जीन मेथड, ठीक है। करेक्ट आंसर हो गया आपका फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉलोनीज ऑफ रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया appear white in contrast to the blue colonies of non-recombinant bacteria because, ठीक है, the colonies of recombinant appears white कब मिलेंगी हमें बताओ, non-recombinant bacteria containing beta galactosidase, insertional inactivation of alpha galactosidase तो था ही नहीं, क्या था, beta galactosidase था, ठीक है। insertional of beta galactosidase in recombinant bacteria, inactivation of glycosidase enzyme की भी बात नहीं थी, ठीक है। तो देखो हमें क्या मिलेगा, कॉलोनीज ऑफ द रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया अपीयर वाइट इन कॉन्ट्रास्ट टू ब्लू कॉलोनीज ऑफ नॉन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया बिकॉज नॉन रिकम्बिनेंट बैक्टीरिया कंटेनिंग बीटा गैलेक्टोसाइडेज या फिर इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज, यानी कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है। किसका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया है कि जब हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाला प्लाज्मिड के अंदर, ठीक है, तो जो लेग जेड जीन है वो क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं बना।
जो लैक्टोज है वो ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज के अंदर कन्वर्ट नहीं हुआ, और जो ग्लूकोज ने आयोडीन के साथ मिलके ब्लू कलर नहीं दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या मिला है कि इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, तो अगर ब्लू कलर नहीं दिया है तो कलर कौन सा मिला है बच्चे, व्हाइट कलर। ठीक है, अगर व्हाइट कलर मिला है तो इसका मतलब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, रिकॉम्बिनेंट को। ठीक है, तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइडेज इन रिकॉम्बिनेंट बैक्टीरिया। ऑलराइट, ध्यान ध्यान में रखना, अगर हमने इंसर्ट कर दिया तो जीन खत्म हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब हमें ब्लू कलर नहीं मिलेगा, हमें व्हाइट कलर मिलेगा, और व्हाइट कलर रिप्रेजेंट करता है रिकॉम्बिनेंट को। ठीक है, next question, the cutting of DNA at specific location become possible with the discovery of the cutting of DNA particular site के ऊपर। ठीक है, restriction site के ऊपर जो कट लगाना है वो possible किसकी वजह से हुआ है, restriction enzymes की वजह से हुआ है। ठीक है, डीएनए मॉलिक्यूल टू विच जीन ऑफ इंटरेस्ट इज इंटीग्रेटेड फॉर क्लोनिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर। बहुत आसान आसान से क्वेश्चन है। ठीक है, और ये वेक्टर की खास क्या क्या बात होनी चाहिए वो हमने लिखवा दी है आपको। A foreign DNA and plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined। ठीक है, ज्वाइनिंग यानी कि मॉलिक्यूलर ग्लू को कौन काम करेगा, लाइगेज एंजाइम। कौन काम करेगा, लाइगेज एंजाइम। और कौन सी बॉन्ड तोड़ेगा बता सकते हो, कौन सी बॉन्ड, सॉरी तोड़ेगा तो नहीं, जोड़ेगा। कौन सी बॉन्ड बना के दोनों मॉलिक्यूल्स को जोड़ेगा, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। ठीक है, नाउ in the screening process during experiments, clones that metabolize beta galactone colorless, blue, yellow, green, बताओ। In the screening process during recombinant DNA experiment, clones that metabolize beta galactoenzyme turn, ठीक है, कलरलेस, ब्लू, येलो या फिर ग्रीन। ठीक है, क्या आएगा कलर बताओ। ये तो आप होमवर्क में एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ना, इतनी बार मैंने आपको बताया है। ठीक है, ये तो होमवर्क में एक्सपेक्ट कर सकती हूँ ये वाला क्वेश्चन तो। ठीक है, दो ही है, कलरलेस और ब्लू। येलो भी नहीं होगा और ग्रीन भी नहीं होगा, इन दोनों में से आपको बताना है 50-50%। बताओ कितना बताओगे। नेक्स्ट है, जीन हुज एक्सप्रेशन हेल्प्स टू आइडेंटिफाई ट्रांसफॉर्म्ड सेल। ठीक है, क्या यूज करते हैं हम अभी तक, क्या यूज करते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स। क्या यूज करते हैं, सेलेक्टेबल मार्कर्स। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन सेलेक्टेबल मार्कर की तरह तो यूज करते हैं, जो मैंने आपको 2 बार समझाया है वो। ठीक है, चलो, प्लाज्मिड पीबीआर 322 डज नॉट कंटेन, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, जीन दैट एनकोड फॉर रेस्ट्रिक्शन ऑफ प्लाज्मिड कॉपी नंबर, जीन ऑफ एम, ये भी होती है, एप्लीकेशन आएगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन आएगा, जीन ऑफ एम्पिसिलिन एंड स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन तो नहीं होता, यहाँ पर होता है टेट्रासाइक्लिन। क्या होता है बच्चे, टेट्रासाइक्लिन। ठीक है, साइट फॉर मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम थे, जैसे कि BMH1, SL1, PST फर्स्ट, CLA1, EcoR1, HindE3, बहुत सारे थे ना। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका, सेकंड। ऑलराइट, अब बताओ मुझे क्या बताना है इसके अंदर, ए एंड बी, ए और बी के बारे में बताना है। चलो, बहुत आसान है। देखो, ये PBR 322 की स्ट्रक्चर है। ठीक है, और एक तो मैंने आपको होमवर्क दिया ROP की फुल फॉर्म बताना। ठीक है, यानी कि ये वो जीन होता है जो कि प्रोटीन को कोड करता है। ऑलराइट, अब ए और बी के बारे में आपको बताना है, और ए और बी का मतलब क्या है, यानी कि टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के पास रेस्ट्रिक्शन साइट कौन कौन से एंजाइम के लिए थी, बताओ किस किस के लिए थी, BAMH1 एंड SAL1। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, BMH1 SAL1। डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये, ऑब्जेक्टिव वाइज भी और सब्जेक्टिव वाइज भी। ठीक है, a host cell normally does not take up a foreign DNA until it has to be made competent to do so. This is because DNA एक hydrophilic molecule है, DNA is very large molecule, there are no receptor for DNA on the cell membrane, DNA is an inert molecule। DNA जो होस्ट सेल को हम कॉम्पिटेंट क्यों बनाते हैं, क्योंकि DNA एक हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल है। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको पता ही है, फोस्फोलिपिड बाइलेयर से वो मिलके बनी होती है, यानी कि उसके अंदर हाइड्रोफोबिक एंड्स होते हैं, तो उसकी वजह से जो DNA है वो एंटर नहीं कर पाता, इसलिए कॉम्पिटेंट होस्ट को पहले जो होस्ट को पहले क्या बनाया जाता है, कॉम्पिटेंट बनाया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो गया इसका फर्स्ट।
Now, which of the following restriction site is located with the gene for tetracycline? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन के लिए एक BMH1 के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है और एक SAL1 के लिए रेस्ट्रिक्शन साइट है, ठीक है। नाउ आइडेंटिफाई ए करेक्टर दैट इज नॉट डिजायरेबल इन क्लोनिंग वेक्टर, ठीक है, यानी कि एक्टिव प्रोमोटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन की जरूरत है, सिलेक्टेबल मार्कर्स ऑब्वियसली जरूरत है, तभी तो हम पहचानेंगे, और वन और मोर यूनिक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस साइट्स की जरूरत है, ठीक है। तो एक्टिव प्रोमोटर की यहाँ पे जरूरत नहीं है। तो इसी तरीके से हमारे टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी खत्म होते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम करेंगे पूरे के पूरे स्टेप्स क्या होते हैं, एक बार हम स्टेप्स को देखेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक क्या होती है, फिर हम देखेंगे पीसीआर क्या होती है, उसके बाद हम बायोरिएक्टर्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको बड़ा मजा आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखिए, मुस्कुराते रहिए, रिविजन करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।